छात्रों नमस्कार। आज हम नगरों के अंतर्गत नगरों के जो कार्य होते हैं, तो नगरों के कार्यों के आधार पे हम नगरों का वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। नगरों का जो जन्म होता है और नगरों के जन्म के साथ साथ नगरों का जो विकास होता है, उसमें अनेक कारक जो होते हैं प्रभावशील होते हैं। प्रत्येक नगर जो होते हैं उनमें अनेक प्रकार के कार्यों का संचालन होता है। तो कार्यों के संचालन के अनुसार उनकी उत्पत्ति और विकास होता है। कुछ नगर जो होते हैं अपने विशिष्ट कार्य के द्वारा संपन्न होने के कारण नगरों को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिसमें उदाहरण है हमारे पास भिलाई। भिलाई जो है हमारा छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई जो है हमारा नाम जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमको ये भिलाई नगर जो है वो लोहा इस्पात उद्योग के कारण हम इस नगर की पहचान है। तो हमारे पास भिलाई है, दुर्गापुर है। कुछ ऐसे नगर होते हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के कार्य संपादित होते हैं। उदाहरण के लिए और हम समझ सकते हैं गुजरात में हमारे पास है अहमदाबाद, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। और कानपुर है, आगरा, ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य होने के कारण कानपुर और आगरा जो है हमारा जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अलीगढ़ है जहाँ पर वहाँ का ताला प्रसिद्ध है। तो ये सारे नगर जो होते हैं अपने कार्यों के आधार पे प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। आगे इसी प्रकार कुछ नगर ऐसे होते हैं जो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के कारण जाने जाते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अपन उदाहरण ले सकते हैं हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर। ये भी हमारा प्रशासनिक क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार हमारे पास भोपाल है मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नगर के नाम से। तो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के कारण रायपुर और भोपाल नगर जो है प्रसिद्ध हैं। और नगर जो होते हैं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ कार्यों की विशिष्टता जो है उन नगरों में देखने को मिलती है। और नगरों को अगर हमको समझना है तो हम उनके कार्यों के आधार पे समझ सकते हैं। इसमें पहला हम समझने का प्रयास करेंगे औद्योगिक नगर। कार्यों के अनुसार हम उसको विभाजित कर रहे हैं। तो पहला है हमारे पास औद्योगिक नगर। अब हम औद्योगिक नगर को समझते हैं। औद्योगिक नगर वे नगर होते हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार का उद्योग या उससे लगे हुए छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण कार्य वाले उद्योग वहां पर देखने को मिलते हैं। और औद्योगिक नगर जब बसते होंगे तो वहां पर मुख्य रूप से इनके बनने का कारण हो सकता है स्थानीय स्तर पे कच्चा माल का उपलब्ध होना। तो किसी भी बृहद औद्योगिक नगर की स्थापना जब होती है तो संसाधन के रूप में स्थानीय स्तर पे वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता को देखा जाता है। दूसरा हम वहां पर देख सकते हैं कि कच्चे माल को लाने के लिए और तैयार माल को दूसरे स्थान अर्थात बाजार तक पहुंचाने के लिए वहां पर परिवहन की सुविधा का भी होना हमारे लिए आवश्यक है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, दूसरा वहां पर मुख्य रूप से परिवहन का साधन होता होगा। तीसरा हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी बड़ी जो मशीनें होते हैं उनको संचालित करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के साधनों का भी वहां पर सुलभ होना चाहिए औद्योगिक नगरों के विकास हेतु। चौथा हम देख सकते हैं कि पूंजी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पूंजी के साथ साथ स्थानीय स्तर पे हमारे पास कुशल श्रमिकों का भी होना आवश्यक है। फिर हम पांचवा देख सकते हैं कि उद्योग को संचालित करने के लिए हमको
स्वच्छ जल की भी आपूर्ति होना चाहिए। तो इस तरह जो है हमारे पास औद्योगिक नगर को स्थापित करने के लिए स्थानीय स्तर पे कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, परिवहन की सुविधाएं हमारे पास हो जाती है, ऊर्जा के साधन है, पूंजी है, कुशल श्रमिक है, स्वच्छ जल है। ये सारे कारण जो हैं औद्योगिक नगर को विकसित करने में सहायक होते हैं। और औद्योगिक नगर का जो होता है कि एक वृहद उद्योग होता है, वृहद उद्योग से लगे हुए और कई छोटे छोटे उद्योग होते हैं, और ये उद्योग जो होने के कारण एक छोटा सा गांव जो है वहां पर विकसित हो जाता है, जो कि औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अपन औद्योगिक नगर का ले सकते हैं भिलाई, जमशेदपुर। औद्योगिक नगर का उदाहरण अगर अपन लेते हैं तो भिलाई जो है हमारा एक छोटा सा भारत का मिनी इंडिया कहलाता है, जहां पर लोहा इस्पात उद्योग में कार्य करने वाले कुशल प्रशिक्षित श्रमिक हमको वहां पर उपलब्ध हैं। जनसंख्या भी हमारी विकसित है। उसी प्रकार है हमारे पास दुर्गापुर, और उदाहरण ले सकते हैं हम जमशेदपुर, कानपुर ले सकते हैं, आगरा ले सकते हैं। ये सारे जो हैं हमारे औद्योगिक नगर कहलाते हैं। दूसरा, अब औद्योगिक नगर के बाद हम ले सकते हैं प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर से तात्पर्य है प्रशासनिक नगर वे नगर होते हैं जो किसी राज्य की राजधानियां होती हैं, और राजधानी होने के साथ साथ वहां पर प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना हो जाती है। और प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना होने के कारण कई देश है, प्रांत है, राज्य है, गांव है, नगर जो होते हैं, राजधानियों से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य होता है और इन क्षेत्रों में संचालित होने के कारण ये प्रशासनिक नगर का रूप ले लेते हैं। और प्रशासनिक नगर जो होते हैं, उदाहरण के लिए है हमारे पास नई दिल्ली, दिल्ली जो कि हमारी भारत की राजधानी है, और हमारे पूरे भारत देश का जो प्रशासन संबंधित कार्य है वो नई दिल्ली में संचालित होता है। इसी प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का है वो रायपुर है, भोपाल है मध्य प्रदेश में हमारा, चंडीगढ़ भी जो हमारा है एक प्रशासनिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, 2 राज्यों की राजधानी है। इस तरह जो है ये क्षेत्र जो है हमारे प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। प्रशासनिक नगर के बाद अब हम लेते हैं व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर जो होते हैं हमारे, तीसरा है हमारा व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर जो होते हैं वे नगर होते हैं जहां पर परिवहन की सुविधाएं होती है, नगरों के प्रमुख कार्य वहां पर संचालित होते हैं। नगरों के क्षेत्र में किसी न किसी संसाधन, कच्चा माल का जो है नगरों में विनिर्माण कर उत्पादन कार्य संचालित किया जाता है, और उत्पादन को एकत्र कर मांग के अनुसार परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान माल को मंगाकर या अपने क्षेत्र को विकसित करने में व्यापारिक नगर जो होते हैं सहायक होते हैं। व्यापारिक नगर जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के मध्य किसी सड़क या रेल मार्ग से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, अपन और समझ सकते हैं सड़कों और रेल मार्गों के साथ साथ वायु मार्ग का भी मिलन स्थल होता है। इसी प्रकार हमारे पास समुद्र तटीय भूभाग होते हैं, जिनमें हमारे पास पत्तन और बंदरगाह होते हैं जो जल मार्गों के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। पर्वतीय भूभाग होते हैं, मैदानी भूभाग होते हैं, मरुस्थलीय भूभाग होते हैं। इन क्षेत्रों में भी जो होता है सड़क मार्गों का रेखाजाल बिछा होने के कारण व्यापारिक केंद्र के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। तो कुछ व्यापारिक क्षेत्रों के नाम हम देख सकते हैं। हमारे पास नाम है कानपुर, विशाखापट्टनम अपन बंदरगाह के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है सूरत है, कोचीन है, विशाखापट्टनम, कोचीन है हमारे पास,
सूरत है, ये सभी जो है हमारे बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। उसी प्रकार मैदान और पर्वतों का जो स्थल है मिलन, वहां पर हम नाम ले सकते हैं। हमारे पास हरिद्वार है, काठ गोदाम है, ये हमारे जो है वो पर्यटक व्यापारिक केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद चौथा हम समझेंगे परिवहन नगर। परिवहन नगर भी जो होते हैं हमारे दो नगर अगर हैं और दोनों नगर दो या दो से अधिक सड़कें हैं, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है, इन सब का एक मिलन स्थल होता है। और मिलन स्थल होने के कारण वो धीरे धीरे परिवहन नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। परिवहन नगरों में जो होता है दूसरे क्षेत्र से आए हुए माल को उतारना है और माल को चढ़ाना है। माल को उतारने चढ़ाने के साथ साथ एक वाहन से दूसरे वाहन में मालों को लादना और उतारने का कार्य किया जाता है। परिवहन नगर के रूप में अपन उदाहरण ले सकते हैं मुंबई, कोलकाता, ये हमारे बड़े बंदरगाह भी हैं, बड़े व्यापारिक केंद्र भी हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाते हैं, जो कि हमारे सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल मार्ग से जुड़े हुए क्षेत्र कहलाते हैं, इसलिए बड़े विकसित नगर हैं। इसी में हमारे पास दिल्ली भी आता है, नागपुर भी हम ले सकते हैं, जो कि रेल मार्गों से जुड़ा हुआ रेखा जाल है। तो इस तरह जो है परिवहन की सुविधा होने के कारण ये नगर जो हैं हमारे विकसित हो जाते हैं। अब पांचवा हम लेते हैं खनिज नगर। खनिज नगर वे नगर होते हैं जहां पर भूमि संसाधन में हमको विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम छोटा नागपुर का पठार ले सकते हैं, जो कि हमारा खनिज हृदय स्थल क्षेत्र कहलाता है, जहां पर खनन कार्य होता है, कहीं ना कहीं खनिज पदार्थ उपलब्ध होता है। वे क्षेत्र नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। नगरों का खनिजों के लिए प्रमुख कार्य होता है, खनिजों को खोदने का कार्य होता है, खनिजों को संशोधित करने का कार्य होता है। परिवहन के माध्यम से खनिज जो कच्चा माल होता है उसको निर्माण उद्योग तक पहुंचाने के लिए शामिल होते हैं ऐसे नगर। और उदाहरण अपन खनिज केंद्र का या खनिज नगर का देख सकते हैं, रानीगंज, जो कि हमारा कोयला लोहा का प्रमुख खनिज क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार हम ले सकते हैं असम का डिगबोई, जो कि तेल शोधक क्षेत्र कहलाता है हमारा। झरिया ले सकते हैं, बोकारो ले सकते हैं, कोरबा ले सकते हैं। यह हमारे सभी जो हैं खनिज नगर के नाम से विकसित क्षेत्र कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला आता है सुरक्षा नगर। इसके बाद है हमारा अगला सुरक्षा नगर जो होता है, सुरक्षा केंद्र भी हम इसको कह सकते हैं। तो सुरक्षा नगर में जो होता है सैनिकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, सैनिकों से संबंधित कई छावनियां वहां पर निर्मित होती है और आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये नगर वहां पर विकसित हो जाते हैं। तो सुरक्षा केंद्र के रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं मेरठ, कामठी, इसी प्रकार और ले सकते हैं अपन झांसी, बीना। ये हमारे सैनिक छावनी वाले क्षेत्र कहलाते हैं और ये सैनिक छावनी वाले क्षेत्र जो है सुरक्षा नगर के रूप में विकसित हैं। इसके बाद अगला हम लेंगे शिक्षा के केंद्र। शिक्षा केंद्र से तात्पर्य होता है कि हमारे पास शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और शिक्षा की उच्च
शिक्षा हमको प्राप्त करना है तो उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय निर्मित हो जाते हैं और विश्वविद्यालयों के कारण शिक्षा नगर में बाहर के भी विद्यार्थी जो है आके अध्ययनरत करते हैं और उनको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण धीरे धीरे वो शिक्षा नगर के केंद्र में विकसित हो जाते हैं। शिक्षा केंद्र के रूप में अपन उदाहरण ले सकते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ हो गया हमारा शिक्षा का केंद्र। इसी प्रकार हम ले सकते हैं वाराणसी जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह हमारा सबसे बड़ा भारत का शिक्षा केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार हमारे पास है और शिक्षा के बड़े नगर में नाम आता है पिलानी, खड़गपुर, ये हमारे शिक्षा के केंद्र कहलाते हैं। फिर 8वां है अब हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र से हमारे पास तात्पर्य यह है कि नगरों का विकास जो होता है, वहाँ की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है, उत्तम जलवायु होती है, कुछ रमणीक वहाँ पर दृश्यावली होते हैं जिनके कारण हमारे मैदानी भूभाग है, पर्वतीय भूभाग है कि जलवायु के अनुरूप जो होते हैं लोग स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए उन नगरों में जाकर बसते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के नाम में नाम आता है हमारे पास शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है। उसी प्रकार है हमारे पास मसूरी, नैनीताल, नैनीताल है हमारे पास, मसूरी है, दार्जिलिंग है, उटकमंड है, माउंट आबू है, पचमढ़ी है ना। ये सारे हमारे जो है स्वास्थ्यवर्धक केंद्र और पर्यटक केंद्र के नाम से विकसित नगर कहलाते हैं। आगे फिर हमारे पास है धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र जो होते हैं, कुछ नगर ऐसे होते हैं कि वहां पर कोई ना कोई उस स्थान का धार्मिक महत्व होता है और धार्मिक महत्व के कारण वहां पर धार्मिक से संबंधित व्यवसायिक कार्य वहां पर संचालित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और एक बड़ा धार्मिक नगर जो है वह क्षेत्र विकसित होने के कारण धार्मिक नगर के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अपन जैसे ले सकते हैं मध्य प्रदेश में है हमारा उज्जैन जो कि महाकाल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार है हमारा बनारस जिसको हम काशी भी कहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। मथुरा है हमारा कृष्ण की जन्मस्थली कहते हैं अपन। इसी प्रकार गया है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, छत्तीसगढ़ में है हमारा शिवरी नारायण है, राजिम है। ये सब हमारे जो हैं धार्मिक केंद्र के कारण प्रसिद्ध नगर बड़े बड़े विकसित हो गए हैं और धार्मिक आधार पे यहाँ पर कार्यों को संचालित किया जाता है। और अंतिम में अब हम देखते हैं निवास नगर। निवास केंद्र जो होते हैं वे केंद्र होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े महानगर होते हैं। महानगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला जाता है, तो जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए महानगरों से जुड़े छोटे छोटे निवास केंद्र या निवास नगर जो है बसते चले जाते हैं। और उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं हमारा दिल्ली। दिल्ली जो है हमारा भारत की राजधानी है और बड़ा महानगर कहलाता है और महानगर के कारण यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो दिल्ली के निकट ही जो है आपका गाजियाबाद, एक छोटा सा निवास नगर वहां पर बस गया है। गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, गुड़गांव ये जो है हमारे दिल्ली से लगे हुए निवास केंद्र कहलाते हैं। और इन निवास केंद्र में छोटे स्तर पर कुछ ना कुछ व्यापारिक कार्य जो होता है संचालित होता है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कार्यों के आधार पे जो है हमारा नगरों का
वर्गीकरण और कार्यों के आधार पे नगरीकरण को हम अलग अलग भागों में समझने का प्रयास किए हैं। पुनः एक बार नामों को देख लेते हैं। कार्यों के आधार पे नगरों का वर्गीकरण में पहला हमारे पास आया था औद्योगिक नगर, दूसरा था प्रशासनिक नगर, तीसरा है व्यापारिक नगर, चौथा है परिवहन नगर, पांचवा है खनिज केंद्र, छठवां है सुरक्षा केंद्र, सातवां है हमारा शिक्षा का केंद्र, आठवां है स्वास्थ्य केंद्र, नौवां है हमारा धार्मिक नगर और अंतिम हमारा है निवास केंद्र। निवास केंद्र अर्थात दिल्ली हमारा महानगर है से लगे हुए निवासित वाले जो क्षेत्र हैं जिसमें गाजियाबाद और गुड़गांव। तो इस तरह जो है हमारे अलग अलग नगरों का जो विकास हुआ है तो नगरों को हम कार्यों के आधार पे विभाजित करके उन नगरों को हम जान सकते हैं।